तुम दोनों में से कुछ भी करने को तैयार नहीं हो तो अपना सामान समेटो और निकल जाओ। अंजलि घबरा गई। अगर उसे थोड़ा और समय मिलता तो वह जरूर चली जाती, लेकिन यह सब बहुत अचानक हो गया था। अभी कोई रास्ता नहीं था। मकान मालकिन ने मनाने की कोशिश की। मिस अंजलि, मुझ पर भरोसा करो। मैं यहाँ बहुत समय से रह रही हूँ और मैंने तुमसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है। मेरी सलाह मानोगी तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। मकान मालकिन ने आगे कहा, वह सिर्फ अमीर नहीं है। मिस्टर रवि का शरीर देखो, वह बिस्तर में भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, एक औरत को अपने शरीर की जरूरतों के लिए भी एक मर्द चाहिए होता है, समझी? अंजलि ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप असल में रवि से खुद नमी पाना चाहती हैं? अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मकान मालकिन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। एक कहावत है, 30 की उम्र में औरतें भेड़ियों की तरह होती हैं, 40 में वे शेरनी बन जाती हैं और 50 में बस जमीन की धूल में सिसकियां भरती हैं। मकान मालकिन सही कह रही थी कि उस उम्र में उसकी इच्छा अपने चरम पर होती है और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई पुरुष नहीं था। यह एक पूरी तरह से फ्रान गलती थी। हालांकि वह जल्दी से संभल गई, यह महसूस करते हुए कि उसकी जुबान फिसल गई थी। उसका चेहरा गहरे लाल पड़ गया। शर्मिंदा होकर उसने उस बेवकूफ को गुस्से से घूरा जो अंदर आ रहा था। मकान मालकिन ने पूछा, कौन तुम? कौन हो? वह आदमी अंदर आया और अंजलि के छोटे हाथों को पकड़ लिया। मैं अंजलि का बॉयफ्रेंड हूं। अंजलि ने चंचलता से मुंह बनाया। अरे वरुण शेट्टी, तुम बेवजह क्या बोल रहे हो? उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 1-2 मिनट तक संघर्ष करने के बाद उसने हार मान ली और वरुण शेट्टी को पकड़ने दिया। देखा, मकान मालकिन ने हंसते हुए कहा, बॉयफ्रेंड? ओह, कितना सुंदर लड़का है। वह हंसी मानो वह वरुण शेट्टी को अपने साथ सुलाना चाहती हो। उसकी वासना सच में बहुत ज्यादा थी। वरुण शेट्टी को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वरुण शेट्टी ने कहा, कुतिया, कृपया मुझे उस गंदी नियत से मत देखो जो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बस तुम्हारे चेहरे पर चढ़ गई हो। उफ, ये बहुत घिनौना है। मकान मालकिन ने गुस्से में कहा, कुत्ते के बच्चे, तू किसको कुतिया कह रहा है? मकान मालकिन बहुत गुस्से में आ गई। उसने मेज को जोर से पटका जिससे वह हिल गई। मकान मालकिन ने धमकी दी, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे डरा सकते हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं उन खूबसूरत औरतों की तरह हूं जिनके साथ तुम रहते हो? जब मैं गुस्से में आऊंगी तो तुम डर के मारे मर जाओगे। वरुण शेट्टी ने उल्टी करने जैसा मुंह बनाया। खूबसूरत औरत, यह नाटक नहीं था। मकान मालकिन का गुस्सा और बढ़ गया। उसके सिर से गर्मी उठने लगी। मकान मालकिन ने अंजलि पर चिल्लाई, मिस अंजलि, आपने अपने लिए इतना घटिया और बेकार प्रेमी क्यों चुना? उसे अभी छोड़ दो। मिस्टर रवि सबसे अच्छे हैं। अंजलि ने दृढ़ निश्चय से कहा, नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। मैं उसके साथ रहूंगी, सिर्फ उसी के साथ। अंजलि वाकई दृढ़ निश्चय दिख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से वरुण शेट्टी की बांह पकड़ ली। मकान मालकिन ने कहा, जहां तक मैं देख रही हूं तुम पक्का मूर्ख हो। मकान मालकिन ने गहरी सांस ली और कहा, यह लड़का जरूर कोई गरीब गद्दा होगा। मिस्टर रवि के पैरों के बाल भी उसकी कमर से घने होंगे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि मिस्टर रवि कितने अमीर हैं? अंजलि ने गुस्से से कहा, नहीं, मेरी नजरों में रवि वरुण शेट्टी के जूते के नीचे चिपकी धूल के भी लायक नहीं है। अंजलि वरुण शेट्टी के लिए बहुत सुरक्षात्मक थी। वह कभी किसी को उसे नीचा दिखाने नहीं देगी। मकान मालकिन का गुस्सा चरम पर था। मकान मालकिन ने जोर से चिल्लाई, तुम्हारी मर्जी, मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी। अगर तुम रवि के साथ रात नहीं बिताना चाहती तो अभी यहां से निकल जाओ। अंजलि ने गुस्से में कहा, आप मुझे इतनी जल्दी कहां भेजना चाहती हैं? क्या आप जरा भी दयालु नहीं हो सकती? वरुण शेट्टी ने बीच में कहा, कोई बात नहीं, हम आज रात ही यहां से चले जाएंगे। मकान मालकिन के कुछ कहने से पहले ही वरुण शेट्टी बोल पड़ा। अंजलि ने चिंतित होकर कहा, वरुण शेट्टी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अंजलि चिंतित हो गई। वह मकान मालकिन से बात करने वाली थी, लेकिन वरुण शेट्टी ने उसे एक कोने में धकेल दिया। अब मकान मालकिन से बात करना नामुमकिन था। मकान मालकिन ने कहा, मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि तुम यहां से निकलते हो या नहीं। अगर आज रात तुमने घर खाली नहीं किया तो तुम एक कुतिया बन जाओगी। मकान मालकिन हर सेकंड के साथ और निर्दय होती जा रही थी। वरुण शेट्टी ने भौं उठाई तो फिर अपनी कुतिया आंखें खोल और देख। वरुण शेट्टी ने अपना फोन निकाला और फैजान को कॉल किया। वरुण शेट्टी ने फोन पर कहा, फैजान, अभी मेरे लिए घर खरीदो। एक अच्छा और तैयार घर चाहिए। हाँ, तुरंत। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब डील पूरी हो जाए तो मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वरुण शेट्टी के फोन काटने के बाद अंजलि और मकान मालकिन पूरी तरह से हैरान रह गए। सनशाइन सिटी में एक अच्छी प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 3 करोड़ थी। पूरी तरह से सुसज्जित प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 5 करोड़ होगी। लेकिन वरुण शेट्टी ने बिना सोचे समझे अंजलि के लिए एक घर खरीदने का फैसला कर लिया था। अंजलि ने अविश्वास से कहा, वरुण शेट्टी, तुम मजाक कर रहे हो ना? अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि वरुण शेट्टी ने सच में उसके लिए एक घर खरीद लिया है। वरुण शेट्टी ने शांत स्वर में कहा, जाओ और अपना सामान पैक करो, मैं रौनक से बात करूंगा। तुम चिंता मत करो। वरुण शेट्टी को उसकी चिंता का पता था। अंजलि ने कहा, ठीक है, रौनक हमेशा तुम्हारी बात सुनता है। अब हम नए घर में चले जाएंगे। जब मुझे अपने लिए घर मिल जाएगा तो मैं अपने भाई के साथ वहां चली जाऊंगी। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, कद्दू, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। तुम हमेशा के लिए वहां रह सकती हो। अब तुम्हें दूसरा घर किराए पर लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंजलि ने शर्मीली होकर कहा, किसने कहा कि मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? पहले मुझे अपना सामान पैक करने दो। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। अंजलि शर्मीली हो गई। वह मुंह फुलाए हुए अपने कमरे में भाग गई। मकान मालकिन पूरी तरह से डर गई थी। वह जमीन पर खड़ी थी और उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक मुट्ठी आ सकती थी। यह आदमी कौन है? घर खरीदना तो उसके लिए टॉफी खरीदने जैसा है।
वह चौंक गई, लेकिन उसने रवि से किया अपना वादा नहीं भुलाया। मकान मालकिन ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, मुझे अभी तुम्हें चेतावनी देनी होगी। ब्लैक टाइगर ग्रुप का युवा मालिक अंजलि में दिलचस्पी रखता है। मकान मालकिन ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन अगर तुमने मिस्टर रवि को नाराज किया तो तुम्हें सनशाइन नदी में मगरमच्छ को खिला दिया जाएगा। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, चिल्लाना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर प्रस्ताव है। क्या तुम इच्छुक हो? मकान मालकिन ने चौंक कर कहा, आपका क्या मतलब है? वरुण शेट्टी ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे माथे पर कुछ गुलाबी चमक देखी। यह एक रोमांटिक मुलाकात का संकेत है। हालांकि अभी यह संकेत कमजोर है। मेरी मदद से तुम निश्चित रूप से रवि के बिस्तर पर पहुंच सकती हो। मकान मालकिन ने आंखें घुमाई, तुम पागल हो, मुझे बेवकूफ मत समझो। 9 साल का बच्चा भी तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करेगा। वरुण शेट्टी ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कोशिश करने को तैयार हो तो सफलता मिल सकती है, चाहे वह 0.01% ही क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने कोशिश भी नहीं की तो तुम यह 0.1% मौका भी खो दोगी। मकान मालकिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे लगा कि वरुण शेट्टी की बातें सही थीं। क्या उसे यह कोशिश करनी चाहिए? उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। वह कई सालों से अकेली थी। इसके अलावा यह उसका सबसे ज्यादा चाहत वाला समय था। वह खीरे, बैंगन और हिलते हुए खिलौनों का इस्तेमाल करके थक चुकी थी। वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक असली आदमी पाने का सपना देख रही थी। जैसे ही उसने रवि के लंबे और मांसल शरीर के बारे में सोचा, वह आखिरकार अपनी इच्छा के आगे झुक गई। मकान मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे लिए एक पेन लाओ। वरुण शेट्टी ने कहा, मेरा नाम गुनगुन है। वरुण शेट्टी को अपना नाम बताने के बाद वह अंजलि के पास गया और उससे एक पेन उधार लिया। वरुण शेट्टी ने जल्दी से अपना सेलफोन निकाला और अपना खजाना खोला। रवि भाई, मुझे तुम्हारे साथ इतना क्रूर होने के लिए दोष मत दो। तुमने मेरे अंजलि पर हाथ डालने की गलती की। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं निपटा तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं निपटेगा। वरुण शेट्टी ने शादी का वह ताबीज निकाला जो उसे बहुत समय पहले मिला था। उसकी मुस्कान में दुष्टता थी। वरुण शेट्टी ने कहा, यह तुम्हारा पेन है। मकान मालकिन ने जल्दी से उसे वरुण शेट्टी को सौंप दिया। बिना कुछ सोचे समझे वरुण शेट्टी ने शादी के ताबीज पर गुनगुन और रवि के नाम लिख दिए। साथ ही उसने उनके नामों के चारों ओर एक दिल का आकार भी बना दिया। मकान मालकिन ने पूछा, सब हो गया? वरुण शेट्टी ने उंगली उठाकर गिनती शुरू की। आज रात 9:00 पर तुम्हारा खास समय होगा। होटल जाओ और रवि को ढूंढो। याद रखना, तुम्हें ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आगे बढ़ोगी, सफलता उतनी ही ज्यादा होगी। मकान मालकिन ने कहा, ठीक है, यह सब मेरी खुशी के लिए है। मैं इस बार पूरी ताकत से कोशिश करूंगी। मकान मालकिन ने रवि के कमरे का चाबी कार्ड उठाया और घर से बाहर चली गई। इसके बाद वरुण शेट्टी ने विवाह के ताबीज को जलाने के लिए माचिस की तीली की तलाश की। वह हंसना बंद नहीं कर पा रहा था। उसके खजाने में समृद्धि का एक और बंदर, फर और स्वर्गीय कुत्ते का खाना बचा था, जिसने विवाह के ताबीज का उपयोग किया था। इसके अलावा 100 जड़ी बूटियों की 600 बोतलें और सभी चोरी किए गए गहने। कुछ गिनती करने के बाद वरुण शेट्टी ने निर्णय लिया, मैं जल्द ही सभी जादुई चीजों का इस्तेमाल खत्म कर दूंगा। मुझे और ज्यादा लाल लिफाफे छीनने के लिए समूह में ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। जैसे ही उसने अपने विचार खत्म किए, उसका सेलफोन कंपन करने लगा। डिंग डिंग डिंग। अरे, समूह लाल लिफाफे से भर गया है। क्या आज कोई खास त्योहार है? वरुण शेट्टी दंग रह गया। उसने जल्दी से लाल लिफाफे वाले समूह को खोला और पूरी ताकत से स्क्रीन पर टैप करने लगा। इन सभी लाल लिफाफे में जादुई खजाने थे। वे उसके जीवन को बहुत समृद्ध कर सकते थे। वरुण शेट्टी ने निराश होकर कहा, मैं धीमा हूं, सारे लाल लिफाफे चले गए हैं। मैं धीमा हूं, सारे लाल लिफाफे चले गए हैं। मैं धीमा हूं। जब हजारों लोग एक साथ लाल लिफाफे छीनने की कोशिश करेंगे तो एक भी लिफाफा पाने की संभावना 0 के बराबर होगी। अरे, इन लोगों ने लाल लिफाफे छीनने की कड़ी ट्रेनिंग ली होगी। मैंने काफी समय से कोई लाल लिफाफा नहीं छीना। अब मैं एक भी लाल लिफाफा नहीं छीन पा रहा हूं। 10 मिनट बीत चुके थे। वरुण शेट्टी ने कम से कम एक लाल लिफाफा पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं मिला। अंजलि ने पुकारा, वरुण शेट्टी, क्या तुम कृपया उस बड़े बक्से को वहां से हटाने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं इसे अकेले नहीं हटा सकती। अंजलि अपने हाथों में सामान का एक बड़ा गुच्छा लिए हुए कमरे से बाहर जा रही थी। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया, ठीक है, मुझे इसे हटाने दो। वरुण शेट्टी ने अपना सेलफोन टेबल पर फेंका और कमरे में चला गया। चूंकि वह कोई लाल लिफाफा नहीं छीन सका, इसीलिए अंजलि की मदद करना बेहतर था। लेकिन जब वरुण शेट्टी कमरे से बाहर आया तो वह दंग रह गया। उसके हाथ में डिब्बा था। अंजलि ने उसका सेलफोन पकड़ रखा था और स्क्रीन पर तेजी से टैप कर रही थी। वरुण शेट्टी ने घबरा कर कहा, तुम क्या कर रही हो? वरुण शेट्टी बहुत घबरा गया। उसका सेलफोन उसका सबसे बड़ा राज्य था। अंजलि ने निर्दोष भाव से कहा, मैं लाल लिफाफे छीनने में तुम्हारी मदद कर रही हूं। अंजलि ने पूछा, लाल लिफाफा छीन? वरुण शेट्टी ने जल्दी से समझाया, अरे, यह उन खेलों में से एक है जो मैं इस समय खेल रहा हूं। यह लाल लिफाफे असली नहीं है। अंजलि ने सिर हिलाया, मैं समझ गई। मैंने भी यही सोचा था। इस समूह के सदस्यों के नाम बहुत अजीब हैं। लाल लिफाफे भी बहुत अजीब है। अंजलि ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे अंजलि को कभी भी गेम खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। साथ ही उसे लाल लिफाफे छीनने का ज्यादा अनुभव भी नहीं था, इसीलिए उसे इस गेम में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वरुण शेट्टी को राहत मिली जब अंजलि ने उसकी बात मान ली। वरुण शेट्टी ने सहजता से पूछा, क्या तुम्हें कोई लाल लिफाफा मिला? अंजलि ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं 3 लाल लिफाफे छीनने में कामयाब रही। वरुण शेट्टी की आंखें लगभग जमीन पर गिर पड़ी। क्या 3? जब उसने अंजलि का जवाब सुना, उसने कम से कम एक लाल लिफाफा छीनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह खाली हाथ रह गया था। अंजलि ने लाल लिफाफे छीनने में बस कुछ ही समय बिताया था, लेकिन उसके हाथों में पहले से ही 3 लाल लिफाफे थे।
वरुण शेट्टी ने कहा, यह तो हद है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो आओ और खुद देख लो। अंजलि ने सेलफोन वरुण शेट्टी को वापस सौंप दिया। वरुण शेट्टी ने डिब्बा नीचे रखा और अंजलि से सेलफोन ले लिया। उसमें 3 नए नोटिफिकेशन थे। बधाई हो, आपने काले सांप दानव राजा से एक लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको एक किताब मिली है, 1 लाख जहर का रहस्य। इसे आपके खजाने की पेटी में संग्रहित किया गया है। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। बधाई हो, आपने तरुण द ड्रैगन कंकर से एक लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको एक किताब मिली है, द अल्टीमेट स्टाफ ऑफ तरुण। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। बधाई हो, आपने उद्धव से एक लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको एक आत्मा पिंजरा मिला है। इसे आपके खजाने की पेटी के अंदर संग्रहित किया गया है। अरे बेटा, 3 लाल लिफाफे, बेब तुम मेरे लिए भाग्यशाली सितारा हो। वारुण शेट्टी इतना उत्साहित हो गया कि उसने अंजलि को कसकर गले लगा लिया। उसने उसे घुमाया, फिर उसने उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। वारुण शेट्टी ने अंजलि के होठों पर अपने होंठ रख दिए। हम यह किस इतना अचानक हुआ कि अंजलि को समझ में नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दे। जल्द ही सारी चिंता, शर्म और उलझन हवा में गायब हो गई। उसे सिर्फ वरुण शेट्टी की ओर से असीम मिठास महसूस हुई। अंजलि ने वरुण शेट्टी की कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया। उसकी जीभ भी जोश से वरुण शेट्टी की जीभ के इर्द गिर्द घूमने लगी। अंतरंगता का यह अचानक हुआ पल एकदम सुचारू रूप से चलने लगा। वरुण शेट्टी ने अपना हाथ अंजलि की शर्ट पर ले गया। वह उसकी शर्ट के बटन खोलना चाहता था और सबसे अच्छे हिस्से तक पहुंचना चाहता था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। इस महत्वपूर्ण क्षण में वरुण शेट्टी का सेलफोन बज उठा। उसने कॉल काट दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से बज उठा। कॉल ने उस पल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम्हें फोन उठाना चाहिए, मुझे लगता है कि यह प्रॉपर्टी से जुड़ा है। अंजलि ने अपना निचला होंठ काटा और उसी समय अपनी शर्ट ठीक की। फैजान, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे खास पलों को बर्बाद करने का क्या अंजाम होगा। वरुण शेट्टी वाकई गुस्से में था। कॉल करने वाले का नंबर वरुण शेट्टी के लिए बिल्कुल अनजान था। वह फैजान नहीं था। नमस्ते, क्या यह वरुण है? फोन की दूसरी तरफ रवि की आवाज थी। अगर तुम असली मर्द हो तो मुझे अभी अपना ठिकाना बताओ। तुम क्या चाहते हो? वरुण शेट्टी ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर गुस्से की आग में जल रहा था। वह बहुत करीब था, लेकिन इस कमीने ने वह खास लम्हा बर्बाद कर दिया। यह पागलपन है। चलो बात करते हैं। मैं तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता हूं। डरपोक मत बनो। मैं तुम्हें नीची नजर से नहीं देखना चाहता। रवि वरुण शेट्टी को ताना मार रहा था। वरुण शेट्टी बहुत गुस्से में था। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी मिस अंजलि के घर पर हूं। तुम बातचीत करना चाहते हो, है ना? मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपने साथ ज्यादा लोगों को लाना मत भूलना। ठीक है, तुम्हारे पास हिम्मत है, वहीं रुको, रवि ने दहाड़ते हुए कहा। फिर उसने फोन काट दिया। वह कौन था? अंजलि ने चिंतित होकर पूछा। यह वही कमीना आदमी है रवि, व्यार्युन, शेट्टी ने कहा। क्या उसने यहीं आपसे मिलने की बात की थी? अंजलि ने चौंकते हुए पूछा। व्यार्युन? शेट्टी ने गंभीर स्वर में कहा। वह खुद यहां नहीं आएगा। वह अभी किसी होटल में आरामदायक बिस्तर पर लेटा होगा। वह बहुत लालची है। वह मुझे मारना चाहता था और साथ ही तुम पर भी नजर गड़ाए हुए था। हमें अभी जाना चाहिए। वह जरूर ब्लैक टाइगर ग्रुप के लोगों को भेजेगा। खुद को खतरे में मत डालो, अंजलि ने चिंतित होकर कहा। नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे, वरुण शेट्टी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वह कमीना एक साथ 2 शिकार करना चाहता था। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। साथ ही मैं उसे उसकी हरकतों की सजा भी देना चाहता हूं। लेकिन अंजलि अब भी बहुत चिंतित थी। बेबी, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है, वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं ग्रुप की जांच करने। मेरा मतलब है पहले मैं अपना खेल देख लूं। ठीक है। अंजलि वाकई आज्ञाकारी थी। साथ ही उसे वरुण शेट्टी पर पूरा भरोसा था। उसने सिर हिलाया और कमरे में वापस चली गई। वरुण शेट्टी ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर अपना खजाना खोला। डिंग, एड सीक्रेट ऑफ मिलियन पॉइजन, जिसे ब्लैक स्नैक डेमन किंग ने लिखा है। इसमें 1008 तरह के जहर के फार्मूले बताए गए हैं। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? डिंग, तरुण का अंतिम स्टाफ, इसमें तरुण द ड्रैगन कंकर लिखा है। इसमें तरुण स्टाफ फाइटिंग की मूल बातें लिखी हैं। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? डिंग, आत्मा पिंजरा, जो नरक की एक वस्तु है। इसका उपयोग कमजोर आत्माओं को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। बौद्ध अनुष्ठान की मदद से इन्हें शुद्ध किया जा सकता है। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, एक ही बार में 3 अच्छी चीजें। वरुण शेट्टी ने सोचा, इस समय मुझे जहर की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ कोई आत्मा भी नहीं है जिसे मैं पकड़ सकूं। पहले मुझे तरुण के अल्टीमेट स्टाफ पर ध्यान देना चाहिए। निकालना। एक चमक के साथ वरुण शेट्टी के हाथ में तरुण का अंतिम स्टाफ किताब आ गई। यह किताब ज्यादा मोटी नहीं है, मैं इसे 10 मिनट में पढ़ लूं। वरुण शेट्टी ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने 100 जड़ी बूटियों की पवित्र गोली खा ली थी, उसे सीखने की चिंता नहीं थी। उसे बस किताब पर एक नजर डालनी थी और वह सब कुछ सीख लेता। बहुत आसान। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद वरुण शेट्टी ने तरुण के अंतिम स्टाफ में महारत हासिल कर ली। ये वाकई मजेदार है। उम्मीद है मैं इसे जल्द ही इस्तेमाल कर सकूंगा। अचानक वरुण शेट्टी ने बाहर से तेज आवाज सुनी। वरुण शेट्टी कमीने बाहर निकला। घर के बाहर की आवाज सुनकर अंजलि अपने कमरे से बाहर भागी। वह बहुत चिंतित थी। चिंता मत करो, बस अपना सामान पैक करती रहो, मैं थोड़ा वार्म अप करने जा रहा हूं। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, क्या मैं तुम्हारा पोछा उधार ले सकता हूं? ये बाथरूम में है, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, तुम जो पहले कर रही थी वही करो। वरुण शेट्टी ने बाथरूम से पोछा लिया और घर बाहर चला गया। अंजलि के घर के बाहर करीब 10 ताकतवर आदमी खड़े थे। वे सभी बहुत ही मजबूत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे वरुण शेट्टी को फाड़ डालने के लिए बेकरार थे। वे सड़क पर घूमने वाले छोटे मोटे गुंडों जैसे नहीं थे। यह असली थे ब्लैक टाइगर ग्रुप के सदस्य। साले, तुम्हारे पास हिम्मत है, अकेले बाहर निकल आए। मैं तुम्हें इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर निकला।
वह था, उसका शरीर पत्थर जैसी सख्त मांसपेशियों से भरा हुआ था। वह अपनी काली टी शर्ट में किसी बैल जैसा दिख रहा था। तुम किसे डांट रहे हो कमीने? वरुण शेट्टी ने अपनी भौं उठाई और पूछा। मैं तुम्हें डांट रहा हूं कमीने गंजे, आदमी ने जोर से चिल्लाया। हे, अब मुझे पता चला कि अंजलि के घर के बाहर कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। वरुण शेट्टी ढाका लगाकर हंसा। इससे पहले कि गंजा आदमी वरुण शेट्टी की खिल्ली उड़ाने का कोई जवाब दे पाता, कुछ मजबूत लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तुम कुत्ते के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? गंजे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने तुम्हें डांटा नहीं, यह सच है। तुम अपनी अक्ल के हिसाब से मुझे डांटने के लायक ही नहीं हो। साले, ये तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। अगर मैंने आज तुम्हें खत्म नहीं किया तो मुझे गंजा मंगरू नहीं कहा जाएगा। वरुण शेट्टी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि इस आदमी ने खुद को आईने में नहीं देखा था। वह अपना नाम गंजा मंगरू कैसे रख सकता है? यह बहुत बेवकूफी है। वरुण शेट्टी को लगने लगा कि शायद इस नाम को रखने का उसका एकमात्र मकसद अपने दुश्मनों को हंसाना था। हाँ, अगर मंगरू गंजा आदमी है तो यहाँ कोई बड़ा भालू और छोटा भालू भी होगा, है ना? वरुण शेट्टी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मैं बड़ा भालू हूँ, मैं छोटा भालू हूँ। आश्चर्य की बात यह थी कि दो हट कट्टे लड़के आगे आए। हाँ, रवि ने लड़ाई के लिए जोकर की टोली भेजी है। मैं नहीं कर सकता, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। वरुण शेट्टी अपने पेट को पकड़कर हंसने लगा। वह इतना जोर से हंस रहा था कि दोहरा हो गया। हंसी के आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। साले, तुम क्यों हंस रहे हो? हम लड़ने जा रहे हैं, गंभीर हो जाओ, गंजा मंगरू चिल्लाया। लड़ना चाहते हो तो आओ भाई, वरुण शेट्टी ने ध्यान से देखते हुए चिल्लाया। वरुण शेट्टी ने अपने दाहिने हाथ से झाड़ू को जोर से घुमाया। उसकी जबरदस्त ताकत के कारण झाड़ू का सिर उड़ गया। संयोग से वह सीधे गंजे मंगरू के चेहरे पर जा गिरा। अब मर जा, गंजा मंगरू गुस्से से चिल्लाया। इसे खत्म कर दो, इसे तब तक कुचलो जब तक यह मर न जाए। वरुण शेट्टी पर हमला करने के लिए ताकतवर लोगों का एक झुंड दौड़ पड़ा, लेकिन वरुण शेट्टी पूरी तरह शांत था। उसने झाड़ू को वैसे ही घुमाया जैसे कोई सच्चा कुंफू मास्टर लड़ता है। उसका वार बहुत शानदार और तेज था। वरुण शेट्टी ने अभी अभी तरुण का अल्टीमेट स्टाफ सीखा था, लेकिन जब बात अभ्यास की आती है तो वह किसी मास्टर से कम नहीं था। उसने इस कौशल में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी और अब वह इसे आजमा रहा था। पहला दांव, सफेद सांप का फुफकार। वरुण शेट्टी ने झाड़ू को मजबूती से पकड़ा और एक ताकतवर आदमी की छाती पर वार किया। यह बेहद तेज और सटीक था। वार सीधा उसकी छाती पर लगा। आउच, बदकिस्मत आदमी दर्द से कराह उठा और कुछ फीट दूर जा गिरा। उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसकी छाती और दिल अब भी फटने वाले हैं। दम घुटने की तेज अनुभूति से वह लगभग बेहोश हो गया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। बाकी सभी लड़के दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वरुण शेट्टी में इतनी ताकत होगी। दूसरा दांव, शरद रथ की हवा का झोंका। वरुण शेट्टी ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने झाड़ू को हवा में लहराया और बाकी गुंडों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। धड़ाम, कड़क, क्रैक। हवा में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगी। यह सुनने में बेहद भयानक था। जैसे ही झाड़ू उनके शरीर से टकराई, हड्डियां टूट गई। उनके घुटने और पैरों की हड्डियां पूरी तरह कुचल गई। वे सब जमीन पर लौट रहे थे, दर्द से चिल्ला रहे थे। हे भगवान, यह आदमी बहुत ताकतवर है। इसकी ताकत ब्लैक टाइगर ग्रुप के 4 बड़े गुंडों के बराबर है। भाई मंगरू, हमें पीछे हट जाना चाहिए। भाई मंगरू, अगर हम अब पीछे नहीं हटे तो हमारी खैर नहीं। बाकी ताकतवर लड़के डर के मारे कांप रहे थे। वे सभी जिंदा घर वापस जाना चाहते थे। पीछे नहीं हटना। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वह संख्या में बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। अगर हमने अभी पीछे हटने का फैसला किया तो हमारी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जाओ और उसे कुचल दो। गंजा मंगरू गुस्से से चिल्ला रहा था। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपनी जीभ काट ली। तीसरा दांव, चौथा दांव। वरुण शेट्टी किसी युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। उसकी बस 2 बार में ही बाकी 8 ताकतवर आदमी जमीन पर गिर पड़े। वे सभी अपने पेट और जांघों को पकड़े कराह रहे थे। साथ ही वे अपनी मां और पिता को पुकार रहे थे। उनमें से किसी में भी खड़े होने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उनकी अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर थीं। अब सिर्फ गंजा मंगरू, बड़ा भालू और छोटा भालू ही खड़े थे। भाई मंगरू, क्या हमें यह लड़ाई जारी रखनी चाहिए? बड़े भालू और छोटे भालू ने डरते हुए पूछा। अब और नहीं। गंजा मंगरू डर से भर गया था। सिर्फ कोई बेवकूफ ही इतने ताकतवर आदमी से लड़ने की कोशिश करेगा। अपनी बात पूरी करते ही वह भाग निकला। वह वरुण शेट्टी से पहले कहे गए अपने घमंडी शब्दों को पूरी तरह भूल चुका था। बड़ा भालू और छोटा भालू पूरी तरह से हिल चुके थे। ठीक उसी वक्त वरुण शेट्टी ने उन पर हमला कर दिया। छठा दांव, मिस्टर की चमक। वरुण शेट्टी ने अपनी छड़ी घुमाई। उसने झाड़ू उनकी टांगों के बीच घुसा दी और फिर ऊपर की ओर झटका मारा। ओम। एक हल्की आवाज के साथ अंडे फूट गए। ओ हाँ, बड़ा भालू अपनी जांघें पकड़कर दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज किसी मुर्गे जैसी लग रही थी। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। छोटे भालू ने जैसे ही यह देखा, उसने अपने दोनों पैरों को कसकर जोड़ लिया। यह नजारा इतना दर्दनाक था कि वह खुद कांप उठा। तू भाग क्यों नहीं रहा? वरुण शेट्टी ने उत्सुकता से पूछा। मेरी जान बख्श दो हीरो, मेरी जान बख्श दो। छोटे भालू ने तुरंत वरुण शेट्टी के सामने घुटने टेक दिए और रहम की भीख मांगने लगा। ठीक है, कम से कम तुझे भीख मांगनी तो आती है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली। उसे लड़ाई में मजा आ रहा था, लेकिन अब उसे गंजे मंगरू को सबक सिखाने की जल्दी थी। वह तेजी से उसकी ओर भागा। भाई, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। गंजा मंगरू पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब अकेला था। वह वरुण शेट्टी से आगे कैसे भाग सकता था? नहीं, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वरुण शेट्टी ने रोड उठाई और गंजे मंगरू के पीछे निशाना साधा। फिर उसने पूरी ताकत से वार किया और झाड़ू को घुमाया। तरुण की छड़ी का अंतिम दांव, ड्रैगन का घोंसला तबाह करो। हाफ। एक धीमी आवाज के साथ छड़ी सीधे गंजे मंगरू के अंदर घुस गई। ओह! गंजा मंगरू दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा।
लंबी और मोटी लकड़ी की छड़ी उसके अंदर इतनी गहराई तक चली गई थी कि उसे निकालना बेहद मुश्किल था। वह जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे झंडे का खंभा गाड़ दिया गया हो। मुझे यह अंतिम दांव पसंद आया। ड्रैगन का घोंसला तबाह करो, वारन शेट्टी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। वारन शेट्टी ने उन सभी ताकतवर गुंडों को अपंग करके रवि की गंदी चालों को नाकाम कर दिया। साथ ही उन घायल ग्रुप के सदस्यों को ठीक कराने के लिए रवि को भारी रकम चुकानी पड़ी। वारन शेट्टी आज जो किया उससे वह बेहद खुश था। फिर वह मुस्कुराता हुआ अंजलि के घर लौट आया। उसके बाद फैजान ने वारन शेट्टी को फोन करके बताया कि उसे एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी। बिना कुछ सोचे समझे वरुण शेट्टी ने तुरंत फैजान को पैसे भेज दिए। अंजलि ने सामान पैक करने के बाद वरुण शेट्टी के साथ अपने नए घर की ओर रुख किया। उसके पास ज्यादा निजी सामान नहीं था। वह अपने नए घर में बहुत जल्दी ही बस गई। 150 वर्ग फीट के नए घर को देखकर अंजलि के मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ने लगी। यह 5 करोड़ रुपए का घर था। इस उपहार की तुलना फूलों के गुलदस्ते या गहनों से नहीं की जा सकती थी। अंजलि पहले ही अपना दिल वरुण शेट्टी को दे चुकी थी, लेकिन उसके लिए इतना महंगा उपहार स्वीकार करना अभी भी बहुत मुश्किल था। शायद उसने अभी तक अपना दिल पूरी तरह से वरुण शेट्टी को नहीं सौंपा था। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह खुद को पूरी तरह से वरुण शेट्टी को देने का सही मौका ढूंढेगी। वरुण शेट्टी का फोन आते ही रौनक उत्साह से नए घर की ओर दौड़ा। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतने आलीशान घर में रहने का सपना भी नहीं देखा था। वरुण शेट्टी से मिलते ही वह वरुण शेट्टी की तारीफें करता रहा, मानो उसकी खुशामद कर रहा हो। वह लगभग वरुण शेट्टी और अंजलि को जबरदस्ती विवाह पंजीकरण कार्यालय में खींच कर ले जाना चाहता था। दूसरी ओर फैजान और रौनक की मौजूदगी के कारण वरुण शेट्टी अंजलि के साथ अपने निजी पल नहीं बिता सका। वरुण शेट्टी ने उन्हें नए घर में आराम से बसाने में मदद की और फिर फैजान के साथ वहां से निकल गया। शांग्रीला होटल कमरा नंबर 666। रवि बिस्तर पर लेटा हुआ रेड वाइन पी रहा था। समय के हिसाब से देखा जाए तो गंजे आदमी मंगरू को अब तक उस कमीने को पूरी तरह से अपंग कर देना चाहिए था और मकान मालकिन को भी अंजलि को यहां आने के लिए मना ही लिया होगा। रवि मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, मैं वाकई बहुत होशियार हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना गजब का प्लान बनाया है। अपने दुश्मन को खत्म करना और उसी वक्त इतनी खूबसूरत लड़की को फंसाना, इसे ही एक पत्थर से 2 पक्षी मारना कहते हैं। वह खुश होकर बोला, मैं सच में खुद से बहुत समझदार हूँ, बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ मैं। हे। फिर उसने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया। उसने एक और ग्लास उठाया और उसमें एक लाल गोली डाल दी। जैसे ही उसने उसमें पानी डाला, गोली तुरंत घुल गई। हो मेरी अंजलि इस नशे की गोली को लेने के बाद बहुत जोशीली हो जाएगी। आज रात मैं उसके साथ बहुत मजे करने वाला हूँ। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। रवि का शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। वह लगभग फर्श पर लोटपोट होने वाला था। अरे मुझे और भी कुछ गोलियां लेनी चाहिए। उसने बड़बड़ाते हुए एक नीली गोली निकाली और मुंह में डाल दी। मुझे कुछ देर टिकना होगा। मैं कम से कम 2 मिनट से ज्यादा टिकना चाहता हूं, नहीं तो मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक और गोली खा ली। आज रात मुझे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। मुझे एक और गोली खा लेनी चाहिए। रुको, मुझे आज रात बिस्तर पर अंजलि को हराना ही होगा। रवि बुरी तरह से उत्तेजित हो चुका था। उसने अपनी टेबल पर रखी सभी नीली गोलियां गटक ली। यह गोलियां एडवांस वर्जन मानी जाती थीं, जो भारत से मंगवाई गई थीं। कहा जाता था कि यह गोलियां 10 गुना ज्यादा ताकतवर थीं। 2 मिनट के अंदर रवि को महसूस हुआ कि उसकी जांघ में आग लग गई है और वह किसी भी पल फट सकता है। उसके ठीक बाद पूरा शरीर तपने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई, साथ ही उसकी त्वचा भी सुर्ख लाल हो चुकी थी। ओह बकवास, अंजलि अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मेरा डंडा जल्दी फटने वाला है। रवि को एक ही बार में सारी नीली गोलियां खाने का पछतावा होने लगा। दस्तक। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। रवि के लिए यह सबसे प्यारी आवाज थी। उसने जल्दी से लाल गोली वाला गिलास उठाया और दरवाजा खोलने के लिए भागा। अंजलि मुझे पूरा यकीन है कि तुम प्यास से बेहाल हो। लो पहले थोड़ा पी लो। रवि ने उत्साह से गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं अंजलि नहीं हूं, मैं गुनगुन हूं। मुझे प्यास लगी थी। उसने बिना किसी संकोच के पूरा गिलास एक ही घूंट में खत्म कर दिया। मां मकान मालकिन, आप यहां क्यों आई हैं? रवि के होश उड़ गए। उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने को थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दरवाजे पर आने वाली शख्सियत गुनगुन होगी। उसकी मकान मालकिन अंजलि नहीं। एक साधु ने मुझसे कहा था कि हमारी जोड़ी भगवान ने बनाई है, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे पास लाने के लिए यहां आई हूं। मकान मालकिन ने रवि को धक्का देकर कमरे के अंदर कर दिया। उसे गुनगुन सुपर ताकत वाली यूं ही नहीं कहा जाता था। रवि जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसने अपने जीवन में इतना डर महसूस किया। तो तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? जैसे कि तुम्हें यह पूछने की जरूरत है। मैं तुम्हें अंदर से बाहर तक प्यार करने वाली हूं। लाल गोली ने उसे एक भूखी शेरनी में बदल दिया था। उसने पहले ही अपनी शर्ट फाड़नी शुरू कर दी थी। ना नहीं, कोई रोक ना। रवि की आंखें ऊपर चढ़ गई। वह पूरी तरह से सदमे में था। नीली गोली का असर अब पूरी तरह से उसके शरीर पर हावी हो चुका था। वह चाहकर भी विरोध करने की ताकत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी आंतें अंदर तक सिकुड़ने लगी। चलो बेबी, आज रात हम सारी हदें पार करेंगे। मकान मालकिन ने पूरे जोश में चिल्लाई। फिर वह रवि पर टूट पड़ी। दोनों ने जमीन पर ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ 8000 शब्दों में सुना सकता हूं, लेकिन संक्षेप में कहें तो यह दृश्य भयानक, हिंसक, अश्लील और पूरी तरह गंदा था। रॉय परिवार, साउथ लेक हवेली। हरीश रॉय एक लंबे कामकाजी दिन के बाद रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आया। उसने सामने रखे स्वादिष्ट खाने की तरफ देखा, लेकिन उसका मन परेशान था। अंकल भूपेंद्र, क्या अंशिका अभी भी कुछ नहीं खा रही? हरीश रॉय ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ, यह छठा दिन है। लेडी अंशिका अभी भी खाने से मना कर रही हैं।
अंकल, भूपेंद्र ने धीमे स्वर में जवाब दिया। बच्चे की मौत का असर उन पर बहुत गहरा पड़ा है। अंकल, भूपेंद्र ने अपनी बात पूरी ही की थी कि एक छाया डाइनिंग रूम में तेजी से आई। जल्दी करो, मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूख से मर रही हूं, एनशिका तेजी से बोली। एनशिका, यह क्या? हरीश रॉय और अंकल भूपेंद्र दोनों स्तब्ध रह गए। वे एनशिका को बचपन से जानते थे। वे उससे ज्यादा किसी और को नहीं समझते थे। वह हमेशा से अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी। बाहरी चीजें उसे कभी हिला नहीं पाती थी। वह लगातार 6 दिन से उपवास कर रही थी और अब अचानक यह यकीन करना मुश्किल था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आप मुझे खाने से रोकना चाहते हो? एनशिका ने भौं चढ़ाकर कहा। उसके थके हुए चेहरे पर अजीब सी खुशी झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खाने से क्यों रोकूंगा? हरीश रॉय ने सिर हिलाया और फिर तेजी से कहा, आंटी, उमा जल्दी से लेडी एनशिका के लिए बढ़िया खाना लेकर आओ, बहुत सारा खाना लाओ। बाहर की दुनिया के लिए हरीश रॉय एक सख्त बिजनेसमैन था, लेकिन जब बात उसकी बेटी की आती थी तो वह एक प्यार करने वाला पिता था। एनशिका, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है? हरीश रॉय ने उसकी नीयत समझने की कोशिश की। अंकल, भूपेंद्र भी उसे गौर से देख रहे थे। वे दोनों सोच रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने अचानक उपवास तोड़ दिया? एनशिका, क्या तुमने इस बारे में पूरी तरह सोचा है? हरीश रॉय ने पूछने की कोशिश की। इसके अलावा अंकल भूपेंद्र एनशिका को घूर रहे थे। वह सोच रहे थे कि एनशिका ने अचानक उपवास करना क्यों छोड़ दिया। मेरा खाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने वरुण शेट्टी को मौत के मुंह में धकेल दिया था, या कम से कम मुझे तो यही विश्वास था। एनशिका मुस्कुराई और बोली, लेकिन अब वह जीवित है और ठीक है। अब मेरे लिए उपवास करने का कोई कारण नहीं है। क्या यह कैसे संभव है? हरीश रॉय दंग रह गया और गहरी आवाज में पूछा, अंकल, भूपेंद्र, क्या हो रहा है? क्या आपने उस युवा लड़के को उसकी निश्चित मौत के लिए नहीं छोड़ दिया? अंकल, भूपेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के एनशिका के दावे को नकार दिया। वह अग्निपुत्र के सामने नहीं टिक सकता था। वह संभवतः बच नहीं सकता था। मैं इतने सालों से सनराइजर्स सिटी में हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वरुण शेट्टी अपनी जान बचाकर भाग नहीं सकता था। मुझे खेद है, लेकिन इस बार आप गलत थे। वरुण शेट्टी जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। एनशिका ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फोन निकाला। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा फोन पहले ही जब्त कर लिया है। यह कहां से आ गया? हरीश रॉय ने भौं सिकोड़ी। यह दादी का है। एनशिका ने अपने पिता से बात करते हुए स्कूल के वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश की। वेबसाइट का पहला पेज वरुण शेट्टी और ब्रो वरुण शेट्टी के नाम से भरा हुआ था। सनराइजर्स सिटी का गौरव। वरुण शेट्टी खेल जगत का प्रतिभाशाली खिलाड़ी। उसने एक ही दिन में 8 राज्य रिकॉर्ड तोड़ दिए। खेल जगत का उभरता सितारा। 1098 बार देखा गया। मेरे सहपाठी वरुण, सभी यंग छात्रों को तुम पर गर्व है। 7442 बार देखा गया। भाई वरुण शेट्टी, तुम बहुत शानदार और कमाल के हो। तुम अब एनशिका रॉय से भी ज्यादा मशहूर हो। तुमने हमारे स्कूल में तूफान मचा दिया है। 48,872 बार देखा गया। ब्रो वरुण शेट्टी क्लब आधिकारिक रूप से स्थापित हो चुका है। आइए और इसके लिए साइन अप करें। 8,898 लोगों ने साइन अप किया। भाई वरुण शेट्टी, क्या आप कोई ट्रेनिंग स्वीकार कर रहे हैं? भाई वरुण शेट्टी, मैं तुम्हारे लिए एक बंदर को जन्म देना चाहता हूं। हरीश रॉय और अंकल भूपेंद्र को लगा कि उनके जबड़े खुल गए हैं, क्योंकि उन्होंने वरुण शेट्टी से जुड़ी सभी पोस्ट पढ़ी। एक रॉय ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, दूसरा सनराइजर्स सिटी का एक बड़ा योद्धा था। वे दोनों इस साधारण वरुण शेट्टी से पूरी तरह से चौंक गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके बारे में गलत था। आखिर वह आदमी कौन है? ड्रैगन सिटी के योद्धा को हराना उसके लिए कैसे संभव है? यह अविश्वसनीय है। अंकल भूपेंद्र की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। हरीश रॉय चिंतित था। क्या यह बच्चा ड्रैगन सिटी से हो सकता है? शायद वह किसी शक्तिशाली सेट से हो। बिल्कुल नहीं, मैंने उसके बारे में पूरी जांच की है। वह एक छोटे से गांव से आया था। अगली बार मैं खुद उसकी ताकत का परीक्षण करूंगा, अंकल भूपेंद्र ने कहा। अंकल भूपेंद्र, पापा, उसका पीछा करना बंद करो, एनशिका रॉय ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है कि मैं रॉय परिवार के लिए जिम्मेदार हूं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वरुण शेट्टी और मैं सिर्फ दोस्त रहेंगे। हम उस लाइन को पार नहीं करें। ठीक है, अच्छी लड़की, जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे राहत मिली। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। हरीश रॉय ने राहत की सांस ली और कहा, सिंह की हवेली में 12:30 बज रहे थे। जुबैर सिंह अभी सो ही रहा था कि किसी ने जबरदस्ती दरवाजा खोला। अस्त व्यस्त बाल और बिना कटी दाढ़ी वाला एक आदमी कमरे में घुसा और चिल्लाया, भाई अभी कुछ बुरा हुआ है। पागल शेर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कुछ बुरा हो तो इतना परेशान मत हो जाना। यह बिल्कुल बेकार है। तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस शांत हो जाओ, शांत रहो। जुबैर सिंह धीरे से उठकर बैठ गया। वह शांत और स्थिर लग रहा था। यह एक सच्चे योद्धा का स्वभाव था। हमारा छोटा भाई किलर भी मर चुका है, मैड लायन ने ऊंची आवाज में कहा। क्या? जुबैर अपने बिस्तर से उछल पड़ा। वह इतना हैरान था कि उसकी दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। शांत और ठंडा जुबैर सिंह अचानक पूरी तरह से बदल गया था। वरुण अभी भी जीवित है। यह छठा दिन है जब किलर भी रडार से गायब हो गया है। मुझे डर है कि वह सच में मर चुका है। मैड लायन ने घबराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? किलर भी मानव शरीर की अंतिम सीमा तक पहुंच चुका था। वह एक खतरनाक योद्धा था। वरुण शेट्टी के लिए उसे हराना असंभव है। जुबैर सिंह पूरी तरह से चौंक गया। शुरू में उसने वरुण शेट्टी को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वरुण शेट्टी उसके छोटे भाई को मारने की ताकत रखता होगा। मुझे यकीन नहीं होता, वह कमीना 6 दिन से भी नहीं दिखा। तुम्हें कैसे पता कि वह अभी भी जिंदा है? जुबैर सिंह को अपने छोटे भाई की मौत मानने में दिक्कत हो रही थी। ये देखो, मैड लायन ने अपना लैपटॉप सिंह को थमा दिया। स्क्रीन पर सनशाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुला हुआ था। जुबैर ने वेबसाइट को पढ़ते हुए भौं सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि किलर भी सच में मर चुका है। मैंने तुम्हें कमाका वारन भाई
मैं अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहता हूं। मैड लायन ने गुस्से से कहा, रुको, जल्दी मत करो, मत भूलो, हमारा असली मकसद शालिनी को पकड़ना है। मेरे पिता ने उसे एक हरे रंग का जेड बटन दिया था। हमें जो जानकारी चाहिए वह उस बटन के अंदर छुपी है। मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि भाई ब्लड डव अब और इंतजार नहीं करेगा। जुबैर ने कहा, उसके लिए और भी लड़कियां ढूंढो। अगर वह यहाँ की लड़कियों से ऊब गया है तो उसे जापानी, यूरोपीय या फिर रशियन लड़कियां दिलाओ। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उसे किसी भी तरह रोको। जुबैर ने कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया। मैडलाइन ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह शांग्रीला होटल, कमरा नंबर 666। रवि को लगा कि पिछली रात की कड़ी लड़ाई के बाद उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका है। उसने कंबल का किनारा पकड़ा और खाली दिमाग के साथ बिस्तर के कोने पर बैठ गया। मकान मालकिन बिस्तर पर बैठी थी। उसने सिगरेट का एक कश लिया और धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, पतिदेव, क्या तुमने आराम कर लिया? क्या हमें अगले दौर के लिए जाना चाहिए? उसने जो सुना उससे उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। आंटी, मेरी जान बख्श दो प्लीज। कल रात हमने 8 राउंड की लड़ाई की। अगर तुमने फिर से जबरदस्ती की तो मैं जरूर मर जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान बचा रही हूं। तुम्हें उन दवाओं का असर अपने शरीर से निकालना होगा। मकान मालकिन ने सिगरेट बुझाई, अपना मुंह पोंछा और रवि के ऊपर बैठ गई। फिर वह हंसते हुए बोली, चलो बेबी, घोड़े को युद्ध के मैदान में खुलकर दौड़ने दो। वाह, हा हा हा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। पिछली रात की लड़ाई से उसकी सहन शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह कटिंग बोर्ड पर रखा मांस का एक टुकड़ा था। मकान मालकिन कसाई की तरह थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से उसके काबू में था। भाई, वेआरन शेट्टी, भाई वेआरन शेट्टी। उसी समय सनशाइन यूनिवर्सिटी के मैदान में चीख पुकार गूंज रही थी। वेआरन शेट्टी ने अपनी जबरदस्त ताकत से अलग अलग खेलों में सभी गोल्ड मेडल जीत लिए थे। वह चाहता तो कई रिकॉर्ड तोड़ सकता था। वह सुपरस्टार बन चुका था। मैदान पर हर कोई उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। कुछ लोग जो इस विश्वविद्यालय से नहीं थे भी उसे देखने आए थे। इनमें खेल प्रेमी रिपोर्टर और राज्य के खेल विभाग के अधिकारी शामिल थे। कोई शक नहीं, वरुण शेट्टी ने अपनी कक्षा को खेल दिवस पर पहला स्थान दिलवाया था। क्या हुआ आगे, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। अंजलि की आंखें खुशी से लाल हो गईं जब वह एक नए टीचर के रूप में पुरस्कार लेने मंच पर गई। उसके सभी स्टूडेंट बेहद खुश थे। वे गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी कक्षा ने खेल दिवस में पहला स्थान हासिल किया था। खेल दिवस खत्म होने के बाद वरुण शेट्टी ने पत्रकारों को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया। हालांकि उसने सिर्फ सवालों के जवाब दिए और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके तुरंत बाद उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया। राज्य के खेल विभाग के अधिकारी वरुण शेट्टी को अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वरुण शेट्टी को इस टीम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं, इसलिए उसने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अधिकारियों को लगा कि यह उसकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। उन्होंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, अगर तुम्हारा कभी भी मन बदले तो तुम्हारे लिए टीम में हमेशा जगह होगी। सब कुछ तय होने के बाद वरुण शेट्टी गेट की ओर दौड़ा।